नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आफ्टर द सिटीजन चार्टर, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ये सब तो टॉपिक, गुड गवर्नेंस, व्हाट इज दैट, ये सब के बाद हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं रोल ऑफ सिविल सर्विसेज। हालांकि ये टॉपिक एथिक्स पेपर के अंदर में ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। एक हम लोग का जो जीएस पेपर 4 है, तो जीएस पेपर 4 में एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, उसके अंदर में हम लोग डिस्कस करते हैं रोल ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के अंदर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी है, एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स नहीं हो, उसका सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवार्ड्स द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ये सब टॉपिक उसके अंदर में है ना, कि आप पंक्चुअलिटी है, प्रॉम्प्टनेस कितना है, आपके टारगेट का अचीवमेंट के लिए आप कितनी और से ट्राई करते हो, ये सब उसमें पढ़ना होता है। तो क्वालिटी ऑफ सिविल सर्विसेज क्या होना चाहिए, व्हाट इज डिजायरेबल, ये टॉपिक वहाँ है। यहाँ पर हम लोग चूंकि गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों टॉपिक ओवरलैपिंग में है ना, तो वहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। बहुत वहाँ पढ़ना ही है तो यहाँ एक ओवरव्यू कर लीजिएगा, कीवर्ड से वाकिफ हो जाइएगा, यू विल अंडरस्टैंड द कीवर्ड्स, कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको समझ लीजिएगा, तो वहाँ पढ़ना और आसान हो जाएगा। एक वर्ड यहाँ दिया परमानेंट है, सिविल सर्विसेज आर दी परमानेंट। तो क्यों भाई परमानेंट है, कि एक तो आप जब जॉब ज्वाइन करते हो तो एक नॉर्मल वे में आप रिटायरमेंट तक 30-32 साल की जो सर्विस होती है तब तक आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं किया जाता है। और मान लिया कि कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी आता है तो बहुत सारे सिस्टम्स है जिसमें कि आपको जॉब सिक्योरिटी होती है कि नहीं। जैसे एक वर्ड आपको हम बहुत बार बार बोलते हैं कि सस्पेंशन, नहीं बड़ा होता, सस्पेंड कर दिया गया, तो सस्पेंशन का मतलब ये नहीं कि नौकरी से निकाल दिया गया। समझ, सस्पेंशन का मतलब ये होता है कि आपको 75% भी सैलरी मिल सकता है घर में बैठ के। आपको खाली ड्यूटी से बोला गया आप घर पे बैठिए, या बाहर यहाँ कोई दूसरे जगह पर आपको अटैच कर देगा कि आप सैलरी उधर मिलेगा आपको, क्योंकि आपके रहने से जो हम लोग इंक्वायरी करने वाले हैं आपके विरुद्ध में वो अफेक्टेड हो सकता है। तो चूंकि हमको नेचुरल जस्टिस करना है कि वाकई में आपके विरुद्ध जो कंप्लेन आया है या हमने जो नोटिस किया है आपके काम को कि आप गड़बड़ कर रहे हो, तो उसके कारण आपको हम थोड़ा देर के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, सस्पेंशन फ्रॉम द ड्यूटी, सो दैट कि हम इसको प्रॉपर इंक्वायरी करें कि आप वाकई में सही बात है कि नहीं है। और जब आपका इंक्वायरी हो शुरू करने का जब लगता है कि भाई ठीक है इन्होंने गड़बड़ तो इन्होंने किया ही है, तो आपको चार्जशीट दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन कॉल किया जाता है पहले कि आपको एक्सप्लेन करके जवाब दो। जवाब देने के बाद लगता है कि नहीं भाई और भी एविडेंस आ जाते हैं, तब आपको चार्ज किया जाता है। चार्ज का फिर जवाब होता है, फिर इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स होती है। तो मतलब कि बहुत लंबा टाइम लग जाता है आपको नौकरी से हटाने के बीच में, है ना, या पनिशमेंट देने के लिए। तो इसलिए परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है गवर्नमेंट के सिविल सर्विसेज, ठीक है ना। डेमोक्रेसी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, भाई हमारे जो बॉस कौन है, इलेक्टेड लोग हैं, पब्लिक ने जिसको चुना वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, वहीं से अपना पॉलिसी बनाते हैं और उसको हमको पालन करना है, मेक पॉलिसीज। लेकिन सिविल सर्वेंट हेल्प करता है पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में, कि कैसे उसको हम फार्मूला बनाएंगे, कैसे रूल बनाएंगे, किस तरीके से हम काम करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कैसे उसको लागू करेंगे, रिकॉर्ड कैसे हम कीप कर रखेंगे ताकि हमेशा के लिए काम उसी तरीके से हो, पब्लिक सर्विस का डिलीवरी कैसे होगा ताकि टाइम पे पब्लिक को सर्विस मिल सके, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे ताकि जनता को उनका हक मिले, और ये कंटिन्यू कैसे रहेगा, है कि नहीं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट ये सब वर्ड सब है कि ये सब हमको करना पड़ता है। ब्यूरोक्रेसी या जो बोले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब काम करना ही पड़ता है। और चूंकि यही लोग को करना है, कंटिन्यूटी तो यही है। एमएलए साहब तो चुने गए, एमपी साहब तो चुने गए, 5 साल के बाद दूसरे आ जाएंगे या उतना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम तो परमानेंट है, हमें तो करना ही पड़ेगा।
तो इसीलिए इसको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा, क्योंकि ये जो है स्टेबिलिटी है, एक्सपर्टीज है, काम करने का एक्सपर्टीज है, आपको पता है, कंटिन्यूटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये आपको पता है कि कैसे हम लोग इसको कंटिन्यूटी करेंगे। आपको पता है कि बाढ़ आएगा तो राशन कैसे हम बाढ़ के सहायता पहुंचा पाएंगे, डिजास्टर आया तो हम कैसे उसको कर पाएंगे, अर्थक्वेक आया तो क्या करना है, ये सब का चार्टर ऑफ ड्यूटीज करीब करीब बना हुआ रहता है। आपको पता है कि क्विक रिकवरी टीम क्या होता है, कहीं रोड जाम हुआ क्विक रिकवरी टीम को भेजना होता है तुरंत कि कैसे रोड जाम को ठीक करवाएंगे, है कि नहीं। तो ये सब के आपका एक्सपर्टीज है, आपको सबको ट्रेनिंग में दिया गया हुआ है, आपको इसके लिए रिसोर्स आपको पता है। एमएलए से आपको नहीं पता होता है, आपको पता है, तो यू आर हेल्पिंग दी पब्लिक या पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव कि ताकि डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी जल्दी से हो जाए। कुछ वर्ड्स हैं तो भाई ये सब समझना होगा वर्ड्स को। अब जैसे डेमोक्रेसी वर्ड यहाँ दिया हुआ है, तो एक किताब है आपका क्लास 12th की पॉलिटी का पर एक किताब है, गवर्नेंस पे है ना, एक किताब है। तो उस किताब में से मैं काफ़ी अच्छे से सब वर्ड के साथ डिस्कशन किया हुआ है, क्लास 12th की किताब है ना। तो हम लोग उस सब किताब का रेफरेंस लेके यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसको कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल रूल आइदर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्टली करना मुश्किल ही है ना, 147 करोड़ आदमी पार्लियामेंट में घुस ही नहीं पाएगा, डायरेक्टली कैसे करेंगे। लेकिन सिस्टम बना दिया है, फर्स्ट ईयर एमपी, सेकेंड ईयर एमएलए, थर्ड ईयर मुखिया जी, मतलब कि ग्राम पंचायत, फिर आप रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हो। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, लॉ सबके लिए बराबर है। मेजॉरिटी रूल विथ माइनॉरिटी राइट्स, मेजॉरिटी गवर्न्स लेकिन माइनॉरिटी का राइट प्रोटेक्ट करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सब ऐसे में लिखने के लिए है कि मेजॉरिटी रूल है लेकिन माइनॉरिटी का राइट प्रोटेक्ट होना चाहिए। फ्री फेयर इलेक्शन, यूनिवर्सल एडल्ट, ये सब हमारे डेमोक्रेसी का हॉलमार्क्स है। याद रखिए वर्ड डेमोक्रेसी का क्या हॉलमार्क है, तो ये सब वर्ड आपके साथ रहना चाहिए। डेमोक्रेसी क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, स्विट्जरलैंड में है, कम पॉपुलेशन है। इनडायरेक्ट, हमको रिप्रेजेंटेटिव चुनना पड़ता है, तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्यूरोक्रेसी नहीं, ये मैक्स वेबर ने पॉपुलराइज किया। किसने पॉपुलराइज किया, मैक्स वेबर ने। ये सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रन बाय ट्रेन्ड पीपल, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है प्रेसिडेंट की ओर से या स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर की ओर से, परमानेंट ऑफिशियल है। सिविल सर्वेंट्स आर अपॉइंटेड टू सर्व द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। उनको क्या करना है भाई, पॉलिटिकल न्यूट्रल रहना है। नेता पार्टी चेंज होता रहेगा लेकिन आपका काम तो न्यूट्रलिटी है, लेकिन आजकल हो नहीं रहा है। ये प्रॉब्लम तो हो रहा है अभी बहुत बड़ा कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी वाले अपना अपना खेमा बांधे हुए हैं। एक्सपेक्टेड नहीं है ना, ये करना नहीं है। परमानेंट है, प्रोफेशनल है और रूल के बेस्ड है, रूल के आधार पे काम करना है कि नहीं। किसके आधार पे काम करना है, रूल के आधार पे। ब्यूरोक्रेसी का क्या एडवांटेज है, यही दिया हुआ है, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट है। भाई आप मेरिट में आते हैं तभी आपका रिक्रूटमेंट होता है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कीपिंग है, न्यूट्रल रहते हैं। स्ट्रक्चर जो है हायरार्की है, आपके ऊपर बॉस है, उसके ऊपर बॉस है, उसके ऊपर बॉस है, ऐसे ही है ना। अंत में जो बॉस है वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है। रूल्स फॉर्मल रहता है, लिखा हुआ रूल्स रहता है कि भाई उसी रूल के आधार पे काम करना है। प्रिडिक्टेबिलिटी है कि इस तरह का केस होगा तो ये रूल अप्लाई होगा। आप स्पेशलाइज्ड होते हैं, आप किसी को फेवर नहीं करते हैं, ये नहीं किसी को देखे तो रूल बदल दिए। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, क्या क्या है भाई। आर्टिकल 53, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है, हेड कौन है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब रिपब्लिक, रूल ऑफ लॉ। 154 इसी का है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है स्टेट का वो गवर्नर के पास है। पार्ट 14
डील्स विद द सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर एक देखिएगा, आर्टिकल 311 जो हम बात किए कि आपको डिसमिसल करना, डिसमिसल मतलब नौकरी छुड़ा के घर बैठा देना कि नौकरी नहीं रहेगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रोटेक्शन है डिसमिसल के लिए। सस्पेंड मतलब खाली ड्यूटी से छुड़ा दिया गया और उसके बाद इंक्वायरी चलती है, इंक्वायरी में प्रूफ होना चाहिए और वो प्रूफ होने के बाद आपका जो प्रेसिडेंट जो है ऊपर तक जाता है फाइल, प्रेसिडेंट एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई इनको तो हटाना ही पड़ेगा, तो टाइम लगता है। तो डिसमिसल, रिमूवल, चाहे रैंक में रिडक्शन, ये सब के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 311। इस आर्टिकल का बड़ा डिटेल में पढ़ाया जाता है मसूरी में। जब आप IAS बनते हैं तो ये आर्टिकल को बड़ा डिटेलिंग किया जाता है और बहुत सारे रूल्स लॉ, केस लॉ, कोर्ट लॉ, ये सब बताया जाता है। लेकिन खैर आपको अभी नहीं जानना, आपको खाली आर्टिकल ही जानना है कि आर्टिकल 311 जो है वो आपके परमानेंसी को करीब करीब एश्योर कर देता है। तो 308 और 323 के बीच में आपको जितने आर्टिकल है ये बताता कि सिविल सर्विसेज के लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एग्जिस्ट करता है। जो फरवरी महीना में गजट नोटिफिकेशन होगा ना, फरवरी में यूपीएससी सिविल सर्विसेज का गजट नोटिफिकेशन होता है, जो आपकी कॉपी हमने आप लोगों को दिया है। तो वो भाई रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज में लिखा रहता है ना। एक तरीके से आपको बताया जाता है कि आपको जिस चीज़ का फॉर्म भर रहे हैं उसका कंडीशन ऑफ सर्विस ये रहेगा, उसमें लिखा हुआ है। आप में ये क्वालिटी देखने के लिए हम आपको देख रहे हैं, आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। और 310 में जब आप नौकरी भर लेते हैं, जब आप पीटी निकालते हैं तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरने के समय 309 का ही है, लेकिन इसमें एक लाइन आता है कि अगर आपकी नौकरी हो जाती है तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है कि प्रेसिडेंट जब चाहे तब आपको हटा सकता है, सब लिखा रहता है उसमें, समझे ना। और 310 जब आपका नौकरी का आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो इसमें लिखता है प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड टू अपॉइंट यू, ऐसे ऐसे करके 4 लाइन का एक वर्ड होता है, मतलब प्रेसिडेंट ने आपको खुश हो गया आपको लेके, बड़ा अच्छा आपको लगेगा उस समय, है ना। और आपको ये सर्विस अलॉट होता है और इसमें पेज के ये रहेगा और आपका प्रोबेशन पीरियड ये रहेगा। और आप अपना जो है एक जैकेट, जवाहर जैकेट जो होता है, बंद गला का कोट जो होता है, वो अपना सिलवा उलवा के आप आइए। वो सबका आने जाने का पैसा वैसा हम लोग दे देंगे या पहले भी भेज देंगे और आप आइए तो बड़ा बढ़िया से आपको इन्विटेशन आएगा, है कि नहीं। तो ये मिलता है। 312 में बोला जाता है कि ऑल इंडिया सर्विस हम बता चुके हैं आपको कौन कौन है, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। 312 वे पावर ऑफ पार्लियामेंट टू वेरी और रिवोक सर्विस कंडीशंस ऑफ सर्टेन सर्विसेज, मतलब कि इसके बाद भी पार्लियामेंट के पास ये पावर तो है कि आपके सर्विस कंडीशंस को चेंज कर दे, करते हैं। वार आएगा, आपको बोला जाएगा कि आपको जो है आर्मी कोर में आपको लॉजिस्टिक ऑफिसर के तौर पे आपको ये काम करना है ना, तो आपको जाना पड़ेगा वार के टाइम में, आपको काम करना पड़ेगा। जस्ट लाइक कमीशन ऑफिसर आर्मी का, उसकी तरह काम करना होगा। इक्वल रैंक ही देते हैं, काम करते, हम लोग किए हैं काम, ऐसा नहीं है। तो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। तो बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय द रूल्स सच एज एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स एंड ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स। तो ये जो है एक रूल्स है, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, इसकी मीटिंग होती रहती है कि किस सर्विस को क्या कंडीशंस देना है। ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स कि कोई काम है तो इसमें कौन कौन से लोगों को लगाया जाएगा। बहुत सारे सर्विसेज हैं, सिविल अकाउंट्स का सर्विस है, तो सिविल अकाउंट्स मतलब स्पेशल बजट होगा, बहुत सारे चीज़ होते हैं, कोई स्पेशल असाइनमेंट्स के काम होते हैं। एक रिसर्च एनालिसिस विंग है जो कि पूरा रॉ का जो मतलब इंटेलिजेंस का काम करता है, जासूसी का काम करता है। देयर आर सो मेनी सर्विसेज, सबके अपने अपने सर्विस ट्रांजेक्शन बिजनेस रूल्स बने हुए हैं। सिविल सर्वेंट्स और डेमोक्रेसी में क्या है भाई, प्रमोट्स इक्वलिटी, वर्क थ्रू हायरार्की। भाई सिविल सर्विस क्या है, हायरार्की में काम करोगे, बॉस इज ऑलवेज राइट, पीपल्स पार्टिसिपेशन, पीपल सेंट्रिक, ये सब वर्ड सब देख लीजिएगा। पॉलिसी फॉर्मुलेशंस, तो ये आपको
इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब डिपार्टमेंट में आपको काम करना पड़ता है, देखना पड़ता है। एजुकेशन एंड हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। पुअर्टी, यहाँ पर एसडीजी बहुत जरूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब पे काम करते हैं आप। वेलफेयर ऑफ द पीपल, रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन, चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस। तो आप लिंक है ना जनता और पार्लियामेंट के बीच में, आप बताते हैं उनको। इम्पार्शियल एडवाइजर है, आपको एडवाइजर बना दिया जाएगा एजुकेशन मिनिस्टर का। तो आपका काम क्या है? इम्पार्शियल वे में एडवाइज करना। आप ऐसा एडवाइज करो जिससे कि जनता को ज़्यादा फायदा होगा। तो सेमी जुडिशियल वर्क है, जैसे टैक्स युक्स के बारे में आप देखते हो। मान लिया कि आप सर्किल ऑफिसर बन गए बीपीएससी से, तो लैंड टैक्स कलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। लाइसेंसिंग डिस्प्यूट्स है, आप डीएम बन जाओगे, किसको रिवॉल्वर का लाइसेंस मिलना है, किसको खाद का लाइसेंस मिलना है। लैंड रेवेन्यू मैटर्स, पब्लिक कंप्लेंट्स। सिविल सर्विसेज हेल्प इन ड्राफ्टिंग बिल्स, जो बिल नहीं आपको बताया ना, पार्लियामेंट में एक वेल बना होता है, असेंबली में भी वेल होता है, उसमें ऑफिसर्स बैठते हैं। तो किसी एमएलए को कोई क्वेश्चन पूछना है तो बिल रेज करना है, तो आपका काम है उनको मदद करना। आप उसका बिल बनाने में मदद करते हो कि एक क्वेश्चन कैसे रेज करेंगे, क्योंकि सब तो पढ़े लिखे आते नहीं हैं, तो वो बनाते हैं बिल, क्या काम है। फाइल कैसे रखना है, अब इतना ट्रेनिंग होता है, सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग IIST दिल्ली में, JNU कैंपस के बगल में है। तो वहाँ आपको ट्रेनिंग होती है, छोटे छोटे चीज़ का ट्रेनिंग होता है, कैसे नत्थी कैसे करेंगे, टैग कैसे लगाएंगे, डबल टैग कैसे लगेगा, फाइल कैसे बनेगा, फाइल का इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, बात समझे ना। फाइल का डॉकेट फाइल कैसे बनेगा, ऑफिस में फाइल का अपकीप कैसे होगा, फाइल को कौन कौन सा कीड़ा है जो फाइल को खराब करता है उसे कैसे बचाएंगे, फाइल को फिर कैसे बांधेंगे, कहाँ रखेंगे, आर्काइव फाइल कैसे बनाएंगे, फाइल कैसे लिखेंगे, ड्राफ्टिंग क्या होता है, नोटिंग क्या होता है, क्विक नोट क्या होता है, अब मेमो कैसे इशू करेंगे, ये सब चीज़ की ट्रेनिंग होती है। बात समझे कि नहीं। तो तब जाके ब्यूरोक्रेसी काम करता है। तो आपको जो है फाइल्स, रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सब को जो है ट्रेनिंग करके आपको बताया जाता है। ये सब इश्यूज है। प्रोसीजर, अनवीक अकाउंटेबिलिटी। अब कुछ लोग फाइल में घुमा देते हैं ऑफिसर लोग, तो इसका डिजिटाइजेशन रास्ता उसका निकालने का तरीका है। प्रोफेशनलिज्म, पुअर प्रॉपर, ऐसे प्रॉब्लम्स तो है कि प्रोफेशनलिज्म कितनी बार नहीं रहता है। अब बहुत बार नियम की जानकारी नहीं रहती है ऑफिसर्स को, तो पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग वो प्रॉपर वे में नहीं कर पाते हैं। तो रूल बुक ब्यूरोक्रेसी एकदम, जब आए कोई काम करने के लिए आया तो 2 रूल को समझा दिया और भगा दिया। तो ये तो है, प्रॉब्लम्स तो है। प्रमोशन इश्यूज होता है कि प्रमोशन क्या है, कभी कभी जो है वो सीनियरिटी पर बेस होता है, मेरिट पे बेस नहीं होता है, तो डिमोटिवेशन होता है। आर्बिट्रेरी ट्रांसफर, कभी कभी एकाएक आप अच्छा काम कर रहे हो, आपका ट्रांसफर किसी कारण से कर दिया जाता है। तो ये सब ब्यूरोक्रेसी के प्रॉब्लम्स हैं जो आपको दिखता है, ये भी लिखा हुआ है। कैडर सिस्टम एंड टेन्योर सिस्टम। अब IAS जो है उसको स्टेट में भेज दिया जाता है, यूनियन में होता है लेकिन सर्व करेगा कहाँ पर, स्टेट में। तो ये जो है नेशनल यूनिटी एडमिनिस्ट्रेशन का ठीक है, लेकिन कभी कभी जो है एक ही स्टेट में काम करते करते रिजिडिटी आ जाती है कि नहीं। टेन्योर सिस्टम, तो रिफॉर्म की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, रिफॉर्म की जरूरत है। तो क्या भाई था, आप थोड़ा चाइना भेज दीजिए इनको ट्रेनिंग के लिए, देखिए कि चाइना के सिविल सर्वेंट कैसे काम करते हैं। थोड़ा आप जापान भेजिए, वहाँ पर सिविल सर्वेंट कैसे काम करते हैं। सिंगापुर एक छोटा सा कंट्री है सिंगापुर, और सिंगापुर में जो है स्थिति ये है कि सिंगापुर का एरिया हाजीपुर के एरिया से छोटा है, समझ गए, हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से छोटा कंट्री है।
लेकिन वहां पर कोई माइन भी नहीं है, कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ा रिसोर्स भी नहीं है उनके पास। और 1965 में उनकी स्थिति हमसे भी खराब थी, लेकिन वहाँ ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल बॉसेज सब मिलके उन्होंने ऐसा काम किया कि आज के दिन में वहाँ का एक आदमी का इनकम हमारे यहाँ से 70-80 गुना ज़्यादा है। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम बना दिया। तो हाउ दे हैड डन, कैसे किया? हर जगह पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेसी यही तो पूरा काम कर लेते हैं ना। तो ट्रेनिंग मिलना चाहिए। सिंगापुर में कैसे किया भाई? हाउ यू कैन नॉट डू इट, आप कैसे नहीं कर सकते? हम लोग कुछ कॉपी कर रहे हैं, अभी देखते हो ना। पहले क्या था, पुलिस वाला बोला घंटा टक 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 रोका, चालान दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। आजकल रोकता है? नहीं रोकता है। आप चले जाते हो, आपका चालान कट जाता है, डिजिटाइज आपके मोबाइल में आ जाता है, आपका 2000 रुपया का फाइन लगा है ना। और आप 20 दिन में फाइन जमा कर दीजिए। और फाइन कैसे जमा करते हैं? मोबाइल से एक फाइन जमा कर देते हैं। क्या होता है कि नहीं? सिंगापुर में पुलिस जाके पूछने भी नहीं जाती है कि आप फाइन कैसे जमा कीजिएगा, वो ऑटोमेटिक फाइन लगता रहता है। डिजिटाइजेशन इतना ज़्यादा है, बात समझे कि नहीं? आप लाइन में खड़े हैं, लाइन में से निकलिएगा, आपका जो है ऑटोमेटिक लाइन में आपको जाना पड़ेगा, अदरवाइज फाइन। तो सिंगापुर इज ए फाइन सिटी। क्या सिटी है? बहुत अच्छा सिटी है, लेकिन इट्स नेम इज फाइन सिटी, मतलब अच्छा भी है और फाइन बड़ा देना पड़ता है। थोड़ा सा अगर ऐसे थूक दीजिएगा कहीं पर बगल में, तो पता लगा कि 2000 रुपया वहाँ का डॉलर में होता है, उतना देना पड़ जाएगा। आपको पता ही नहीं है, इतना ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये ऑलवेज यू आर अंडर वॉच, क्राइम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल यही है, सिस्टम बड़ा सही चलता है वहाँ पर। सो यू हैव टू सी टेक्नोलॉजी, लोगों का एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम करना है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, नीड फॉर स्पेशलाइजेशन। तो ये जो है आपका बड़ा जरूरी है कि ये आपको सिटीजन सेंट्रिक, प्रोफेशनल, एथिक्स, ट्रांसपेरेंट, रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा। बैलेंस्ड ब्यूरोक्रेसी क्या है? ये सब है। पार्टिसिपेटिव ब्यूरोक्रेसी, स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन भी बड़ा जरूरी है। कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन करना, एथिक्स, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, लीडरशिप क्वालिटी, डाटा का एनालिसिस करना, कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये आपका जो है, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सेकेंड ARC, ये एथिक्स का पोर्शन है। सेकेंड ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाए गए, उन्होंने रिकमेंड किया कि हमारे जो सिविल सर्वेंट है उनका रिकमेंड किया कि भाई आपको एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इफिशिएंट होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर लीकेज नहीं होना चाहिए, सही तरह से एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहिए, टेस्ट का पेपर एप्टीट्यूड बेस्ड होना चाहिए, लीडरशिप का चेक होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग, कैसे कैपेसिटी आप अपना बढ़ाओगे कि ट्रेनिंग के मतलब आप जॉब ज्वाइन करिए, अब आपकी कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है तो जॉब ज्वाइन करने के बाद बीच बीच में है चलिए अमेरिका में जाइए ट्रेनिंग करके आइए, आप मास्टर कर लीजिए पॉलिसी डिसीजंस में, आप जो है सो कर लीजिए LLB कर लीजिए, आप जो है MBA कर लीजिए, है कि नहीं। तो ये सिस्टम डिवाइस किया गया है UPSC सिविल सर्विसेज में। तो बहुत सारे सिविल सर्वेंट को देखोगे कि जैसे मैं ही जॉब ज्वाइन किया तो आई वाज जस्ट कंप्लीटेड माय MSc, बड़ा मुश्किल से भी बीच में तैयारी कर रहे थे, देन आई डिड LLB, देन आई डिड मास्टर्स, देन आई डिड बहुत जगह जाकर हम प्रोग्राम किए, काफ़ी जगह जाके बहुत से मास्टर्स डिग्री लिए। तो ये सब आपको करना पड़ता है ना, ऐसे आपको मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है। कैसे आप पावर डेलीगेट करेंगे, मिड करियर ट्रेनिंग, बीच बीच में ट्रेनिंग होता है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी। तो ये जो है एक मिशन कर्मयोगी करके ये है जो कि सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करता है, इसमें प्राइज भी मिलता है, आई गॉट कर्मयोगी, है ना। ये आपको डिजिटल ट्रेनिंग करना पड़ता है ना, IAS लोगों को, ताकि उनका लर्निंग हो जाएगा। लैटरल एंट्री अभी शुरू किया है गवर्नमेंट ने कि भाई कुछ जगह प्रोफेशनल आदमी चाहिए, फिनांस मैनेजमेंट के आदमी चाहिए, तो डायरेक्टली उसको बीच में मिनिस्ट्री में एंट्री दिला देते हैं।
क्योंकि गवर्नेंस अब कॉम्प्लेक्स हुआ, स्पेशलाइज्ड आदमी चाहिए। सिविल सर्विसेज कोड, बेसिक वैल्यू स्टैंडर्ड्स, कहते सिविल सर्विसेज कोड, हम लोग पहले बोलते थे ऑफिसर लाइक क्वालिटी, ये है कि नहीं है? तो सिविल सर्विसेज कोड के अंदर में क्या है? आदमी का इंटीग्रिटी हो, अकाउंटेबिलिटी हो। सिविल सर्विसेज लॉ ये लिखा हुआ है इसमें। फिर कमिटमेंट रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, ये थोड़ा देख लीजिए। संथानम कमेटी है, संथानम साहब एक एमपी साहब थे, साउथ के थे, बड़े पढ़े लिखे थे, तो इन्होंने विजिलेंस रिफॉर्म्स की बात किया और सीवीसी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया कि सीवीसी को लाया जाना चाहिए जो विजिलेंस के बारे में बात करेगा, करप्शन मेजर पे काम करेगा। तो सीवीसी को लाने वाले कौन थे? सबसे पहले 1966 में संथानम साहब थे, एमपी साहब थे। फर्स्ट ARC इसने बोला कि भाई सिविल सर्विसेज में हायर सिविल सर्विसेज को ज़्यादा आपको ट्रेनिंग देना होगा। एक होता साहब थे, मेंबर थे, इन्होंने अकाउंटेबिलिटी एथिक्स की बात किया और जो आपका सिविल सर्विसेज में एक पेपर जो एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड लाने वाले यही हैं। एक YK अलग थे, ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पैटर्न पर होता कमेटी का रिकमेंडेशन पर उन्होंने एग्जामिनेशन कमेटी एग्जामिनेशन के सिस्टम को भी बदला, जो ये YK अलग कमेटी। युगांधर कमेटी है, वो बोले कि 13 साल की सर्विस होने के बाद कंपल्सरली मसूरी में फिर से ट्रेनिंग होना चाहिए और हो सके तो फॉरेन भी भेजना चाहिए ट्रेनिंग के लिए। सेकेंड ARC बोला कि नहीं, सिटीजन चार्टर वगैरह का भी बात करना चाहिए। तो ये सब काम होता रहता है। सिविल सर्वेंट का अकाउंटेबिलिटी ये सब है, ठीक है। इफिशिएंसी कि आपको कंप्यूटर भी जानना चाहिए, आपको गवर्नेंस समझना चाहिए, फाइल डिले नहीं होना चाहिए। सिविल सर्वेंट आप फैसिलिटेटर हैं, यू आर द फैसिलिटेटर, यू आर नॉट एडमिनिस्ट्रेटर, यू आर व्हाट? फैसिलिटेट करते हैं ताकि जनता तक उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके दें। आप गवर्नमेंट के प्रॉब्लम जो स्कीम है उसको जनता तक पहुंचाने में फैसिलिटेट कीजिए। यू आर एजेंट ऑफ चेंज। तो दीज आर दी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम लोग डिस्कस किए हैं अभी। तो ये आप पढ़ लीजिएगा इसको। हमें लगता है कि बेस्ड ऑन दैट यू आंसर द क्वेश्चंस और इसके आधार पर काम कीजिए। हमें लगता है कि चैप्टर में आपको थोड़ा रीडिंग बार बार करना पड़ेगा सो दैट दिस वर्ड से आप वाकिफ हो जाइए, क्योंकि ये वर्ड्स बड़ा इम्पोर्टेंट है और वर्ड्स का ही पूरा का पूरा समझने की बात होती है। जितने प्रॉपर कीवर्ड आप यूज करेंगे और जितने वर्ड को आप समझ लेंगे वही आपको काम करेगा। आप सोच रहे होइएगा पढ़ के कि हम तो किसी तरीके से लिख ही लेंगे, नहीं, वो वर्ड पावर का बड़ा गेम है। यहाँ पर वर्ड प्रॉपर वर्ड का यूटिलाइजेशन करके ही आंसर लिखेंगे तो नंबर मिलेगा। ठीक है ना?